नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में सीटेट 2023 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोत्स्की के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न ना सिर्फ सीटेट की परीक्षा में सीडीपी में देखने को मिलेगा, बल्कि लैंग्वेज जो दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी संस्कृत, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें भी इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको 4 से 5 नंबर दिलाने में बहुत हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इसको भी डिटेल में देखेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल थियरी। यह सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत में लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके होता है। अब संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। संज्ञान का मतलब होता है किसी के भी किसी चीज़ की जानकारी होना, वो संज्ञान बोला जाएगा। जैसे किसी को जब आप ज्ञापन देने जाते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपके जानकारी में ये बात लाना चाहता हूँ। यानी किसी भी वस्तु के बारे में या फिर किसी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं सिचुएशन के बारे में किसी को बताना, यानी उसकी जानकारी में ला देना, इसे ही बोला जाता है संज्ञान में लाना। यानी कि अगर बच्चे को कोई भी जानकारी प्राप्त हो रही है तो उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। अब ये जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है, लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि ये सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर प्राप्त हो सकती है। कैसे? जब बच्चे का जन्म परिवार में हुआ तो परिवार के सदस्यों के द्वारा उस बच्चे को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। जब बच्चा पहली बार पैदा हुआ तो वो कोरे कागज की तरह होता है और उनके माता पिता के द्वारा, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा धीरे धीरे उनके ही माध्यम से वो बच्चा कई चीजों को जानता है। यानी कि परिवार क्या है, ये प्राथमिक समाजीकरण के तौर पर देखा जाता है। यानी कि वो जो परिवार था वो समाज का एक पार्ट हो गया। इसके अलावा संस्कृति में बच्चे की परिवेश भी आएगी, साथ ही साथ समुदाय के लोग भी आएंगे। अब जब बच्चा धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ी तो वो परिवार से बाहर निकल करके अन्य जो एक तरीके से मोहल्ले के लोग होंगे, विद्यालय जाएगा तो विद्यालय के टीचर्स होंगे और अन्य लोगों के संपर्क में आएगा, यानी कि परिवेश के और समुदाय के लोगों के संपर्क में आएगा जो कि संस्कृति का पार्ट है, और इनसे इंटरेक्शन करेगा यानी अंतःक्रिया करेगा और धीरे धीरे उसके संज्ञान में यानी कि उसको और ज़्यादा जानकारी होती रहेगी। और यही संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से हो रहा है, उसके समाज के माध्यम से और उसके संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से इंटरेक्शन करने से यानी कि अंतःक्रिया करने से हो रहा है। यही कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। अब दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करके चीज़ों के बारे में कैसे जान सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कोई एक बंदा है जिसको थोड़ा भी ज़्यादा नॉलेज है किसी दूसरे बंदे से। अब ये दोनों जो हैं वो या तो हम उम्र भी हो सकते हैं, या तो कोई छोटा बालक भी हो सकता है, या उससे बड़ा भी हो सकता है। अगर वो उस टॉपिक के बारे में आपकी जानकारी में कुछ भी वृद्धि कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे MKO। ये एक महत्वपूर्ण टर्म है जो कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। M का फुल फॉर्म होता है मोर, K का नॉलेजेबल और O का अदर। यानी कि कोई भी एक ऐसा बंदा जो आपसे थोड़ा भी ज़्यादा जान रहा है, उससे जब आप अंतःक्रिया करेंगे यानी कम्युनिकेट करेंगे तो आप कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, और कुछ भी नई चीज़ों को जानना यही तो संज्ञानात्मक विकास है। अब ये बंदा आपसे छोटा भी हो सकता है, आपके हम उम्र भी हो सकता है, या फिर आपसे बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आज की जो पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी और मोबाइल कंप्यूटर से ज़्यादा अवेयर है, लेकिन आज से पहले की जो पीढ़ियां हैं, जैसे कि आपके दादाजी जो होंगे या फिर अगर आपके माता पिता अगर बूढ़े हो चुके होंगे तो उनको आज के मोबाइल या फिर आज के टेक्नोलॉजी के बारे में उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन बच्चे के माध्यम से वो सीख सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से व्हाट्सएप चलाते हैं, किस प्रकार से फेसबुक चलाते हैं। तो उनका जो बच्चा है वो उनसे उम्र में छोटा है, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कि टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से यूज करना है या फिर सोशल मीडिया साइट्स को किस प्रकार से यूज करना है, इस बच्चे से अंतःक्रिया करने के कारण उनके माता पिता या फिर उनके दादाजी में कुछ संज्ञान में वृद्धि हो रही है। यानी कि ये जो बच्चा भले ही छोटा है उनसे, लेकिन वो उनके लिए MKO का काम करेगा यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर का काम करेगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हम समाज में अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों से ही सीखते हैं, हम अपने से छोटे लोगों से भी सीख सकते हैं, बशर्ते इतना है कि हमारा जो संज्ञान का लेवल है और अगला बंदा चाहे वो उम्र में बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है, उसका संज्ञान का लेवल हमसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे। यहाँ तक क्लियर?
अगले महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने बताया था, जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका हिंदी रूपांतरण होता है समीपस्थ या फिर निकट विकास का क्षेत्र। इसमें उन्होंने क्या बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इससे रिलेटेड प्रत्येक वर्ष आपके प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, इसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे का जो वास्तविक विकास होता है और जो संभावित विकास हो सकता है, उसके बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब वास्तविक विकास और संभावित विकास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा पिछले बार भी दिए होंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी 80 नंबर पर, 79 नंबर पर, 85 नंबर पर जा करके वो रुक जा रहे हैं। जबकि अगर जनरल अभ्यर्थी जिसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 90 नंबर है, और अगर आप 70 नंबर, 85 नंबर पर जाकर के रुक जा रहे हैं और 90 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है, तो ये आपका वास्तविक विकास है। यानी कि आप अपने प्रयास के माध्यम से 70 से 85 के बीच में पा रहे हैं या फिर क्वालिफाई होने से रुक जा रहे हैं। सीधे तौर पर आप इसका मतलब ये समझिए, आप क्वालिफाई होने, मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप अपने खुद के प्रयास से कुछ नंबर से अगर क्वालिफाई होने से रुक रहे हैं, तो आपका जो खुद का प्रयास है उसके माध्यम से जो आपका विकास हुआ उसे बोलते हैं वास्तविक विकास। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वास्तविक विकास हो गया, ये लेवल दिखा रहा है। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ कैरियर बिट के जितने भी आप इस प्रकार के इंफॉर्मेशनल वीडियो को देख रहे हैं और उसके बाद आपने इस पॉइंट को अचीव कर लिया, यानी कि आप क्वालिफाई कर लिए, तो ये आपका संभावित विकास होगा। क्या होगा, संभावित, यानी कि आप अपने खुद के प्रयास से यहां तक पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा अगर आपको बाहर से सपोर्ट दिया जा रहा है। आपको सपोर्ट कैसे मिल सकता है, आपको वीडियो देख करके या फिर किसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से थोड़ा सा अगर आपने सपोर्ट लिया और आपका संभावित विकास यहां तक हो जा रहा है, यानी इसकी संभावना है कि अगर आपको बाहर से हेल्प किया जाए तो आपका जो वास्तविक लेवल था उससे बढ़ करके आप संभावित लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो इनके बीच के क्षेत्र को ही हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। सीधे तौर पर इसका मतलब ये होता है कि ये एक रीजन को दिखाता है। देखिए, ये एक रीजन को दिखाता है, ये रीजन, इसी को बोला जाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कि बच्चा अपने स्वयं के प्रयास से जहां पहुंच रहा है और बाहरी हेल्प की मदद से जहां तक पहुंच सकता है, उसके बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि निकटस्थ या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने बात की थी, पाड़ या फिर ढांचा, जिसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। किसी के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद या फिर निर्देश को पाड़ कहा जाता है। अस्थायी मदद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, जब आप साइकिल चलाना सीखे होंगे तो कैसे सीखे होंगे, अचानक से आप डायरेक्टली साइकिल नहीं चलाना सीखते हैं, पीछे से कोई आपको सपोर्ट देता है, आपके माता पिता या फिर आपके दोस्त या फिर परिवार का अन्य सदस्य आपको साइकिल जब आप चला रहे होते हैं तो पीछे से आपको सपोर्ट दिया जाता है और इस सपोर्ट के माध्यम से आप धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखते हैं। और जब आप पूरे साइकिल पर कंट्रोल पा लेते हैं तो ये जो पीछे से किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा था आपको, ये सपोर्ट हटा लिया जाता है। आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो क्या अभी भी पीछे से आपको कोई सपोर्ट दे रहा है? नहीं दे रहा है। यानी कि ये जो सपोर्ट दिया गया था ये किस प्रकार का था, ये अस्थायी था, यानी कि टेम्पररी था। यानी कि जो पाड़ होता है या फिर स्कैफोल्डिंग होता है उसमें जो सपोर्ट दिया जाता है वो अस्थायी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण आपको हमेशा याद रखना है कि साइकिल चलाने वाला, कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपको एक अस्थायी मदद दिया गया था, लेकिन जब आप साइकिल चलाना पूरी तरीके से सीख गए तो अब आपको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो यही होता है पाड़, यानी कि जब किसी के द्वारा अस्थायी मदद या फिर निर्देश दिया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर संज्ञानात्मक विकास के लिए, तो इसे ही हम लोग स्कैफोल्डिंग या फिर पाड़ या फिर ढांचा कहते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड लैंग्वेज वाले पेपर में, यानी भाषा वाले पेपर में भी आपके कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए गए हैं जिसके बारे में जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला पॉइंट यह है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन पहले अलग अलग होती है, बाद में एक साथ हो जाती है। ठीक है, ये इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया था कि पहले जो होता है लैंग्वेज और थिंकिंग जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे का विकास होने लगता है तो वो एक साथ होने लगता है, दोनों भाषा और चिंतन। ठीक है, ये लेव वाइगोत्स्की ने बताया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने ये बताया था कि पहले भाषा का विकास होगा, उसके बाद विचार आता है। ये लेव वाइगोत्स्की ने पहले भाषा बताया था, उसके बाद बच्चों में विचार जन्म लेता है। अब ये कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की
गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम आ गया, ये एक प्रॉब्लम आ गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके मन में विचार उत्पन्न होगा कि क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं गरीबी को दूर करने के लिए। तो पहले आपने भाषा को प्राप्त किया, भाषा के माध्यम से आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चला और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके मन में विचार जन्म लेता है। ठीक है, तो ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार जन्म लेता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, यानी कि आसान बनाता है। देखिए, इनके द्वारा जो कहा गया है कि बच्चे सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो अंतःक्रिया करने के लिए आप कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे? जाहिर सी बात है, भाषा के माध्यम से ही करेंगे, क्योंकि अपने विचारों का, अपने ज्ञान का आदान प्रदान आप कैसे कर सकते हैं? भाषा के ही माध्यम से कर सकते हैं। अब भाषा कुछ भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज या फिर साइन लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर यही इनके द्वारा कहा गया कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वह भाषा के द्वारा सुगम होता है, क्योंकि जब बच्चे भाषा के बारे में जानेंगे तभी तो उसका प्रयोग करते हुए इंटरेक्शन करेंगे माता पिता से या फिर समाज के अन्य लोगों से, और इंटरेक्शन के माध्यम से ही तो संज्ञानात्मक विकास होगा। तो इसके लिए भाषा उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है निजी भाषा या फिर आंतरिक भाषा, जिसे उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है। इसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं जब किसी खिलौने से खेल रहे हैं तो वो अपने में ही बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाथी है, घोड़ा है, वो आप खिलौने वाला वो उससे खेल रहा है, तो वो अपने में बात करेगा कि हाथी हट जाओ नहीं तो घोड़ा आकर के तुम्हें कुचल देगा, या फिर ट्रेन आ रही है भागो भागो। वो अपने से खेल भी रहा होता है और बातचीत भी कर रहा होता है खुद से। तो इसे लेव वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि बच्चे अपने से बात जो कर रहे हैं वो अपने कार्यों को निर्देशित करते हैं। यही काम बड़े लोग भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कल आपका सीटेट का पेपर है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कल मान लीजिए आपका सीटेट का पेपर है, तो आप आज रात को क्या करते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि कल मेरा पेपर है, सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगा और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो ले जाने हैं मैं आज ही रख लेता हूं। ये आप अपने मन में खुद से बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पहले एडमिट कार्ड रख लेता हूं, तो आप एडमिट कार्ड को रख रहे होते हैं। उसके बाद से आप कहते हैं कि एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए, तो दूसरा आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ रख रहे होते हैं। ये सभी चीजें आप खुद से बात कर रहे हैं। यही काम बच्चे भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक तरीके से विकास हो चुका है और हम लोग इतने सक्षम हैं कि बिना बोले उस बातों को मन में सोच सकते हैं। लेकिन बच्चे यही काम नहीं कर पाते। बच्चे क्या करते हैं कि वो बात बिना बोले मन में नहीं सोच पाते हैं और वही बात को वो बोल देते हैं जो कि बड़े नहीं बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अपने कार्यों को बड़े लोग भी निर्देशित कर रहे हैं अपनी भाषा के माध्यम से। वो जो काम करने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं प्लानिंग के तौर पर भाषा के माध्यम से वो बोलते रहते हैं मन में, और विचार के तौर पर आता रहता है। यही काम बच्चे भी करते हैं, लेकिन बच्चे चूंकि अभी उनमें इतना विकास नहीं हुआ रहता है कि वो मन में सोच पाए, अमूर्त तौर पर सोच पाए, इसलिए वो उन चीजों को बोल देते हैं। यही इन्होंने कहा है कि बच्चे जो अपने से खुद से बातचीत करते हैं वो अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी जो कार्य वो कर रहे हैं उसी को निर्देशित करने के लिए वो अपने खुद से बातचीत कर रहे होते हैं। इसे लेव वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच के नाम से बोला है। ठीक है, कई बार डायरेक्टली पेपर में लेव वाइगोत्स्की से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण जैसे कि मैप हो गया, कैलकुलेटर हो गया और भाषा हो गया का महत्वपूर्ण रोल होता है। ये डायरेक्टली प्रश्न में आपसे पूछेगा कि बच्चे मैप देख करके उनमें संज्ञानात्मक विकास हो रहा है या फिर कैलकुलेटर का यूज करके उनमें संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, तो ये सभी क्या बोले जाएंगे या फिर किस सिद्धांत के अनुसार हो रहा है? तो आप इसे कह सकते हैं कि ये वाइगोत्स्की के अनुसार हो रहा है, क्योंकि जो मैप है या फिर कैलकुलेटर है या फिर भाषा है उसकी सांस्कृतिक करने का मतलब क्या हुआ कि उसके परिवेश से जुड़ा हुआ है। अब मैप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, बच्चा अपने परिवेश में देखा हुआ है प्रत्यक्ष तौर पर, तभी तो इसके माध्यम से उसमें विकास हो पा रहा है। यानी जो कुछ भी उसके परिवेश में है सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि उसका सांस्कृतिक उपकरण बोला जाएगा। और उसके माध्यम से अगर बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, यानी कि बच्चे जहां पर भी सांस्कृतिक जुड़ गया, संस्कृति जुड़ गया या फिर जहां पर भी समाज जुड़ गया, सीधे तौर पर आपको वाइगोत्स्की को समझना है, क्योंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही कहता है कि बच्चे में जो विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, वो सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर अंतःक्रिया करने से होगा। अब ये अंतःक्रिया जरूरी नहीं है कि जीवित लोग से ही हो, बल्कि यहां पर मैप के माध्यम से, कैलकुलेटर के माध्यम से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब सांस्कृतिक उपकरण है। ठीक है, यहां तक क्लियर? महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वाइगोत्स्की ने सीखने की प्रक्रिया को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर करने पर जोर दिया है। पहले हमारे समाज में ये
धारणा थी कि बच्चे कोरे कागज होते हैं और उनको हम लोग पढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन उसके बाद से ये सभी चीज़ें देखने को मिली कि नहीं, बच्चे कोरे कागज नहीं होते हैं। कक्षा 1 में जाने से पहले वो अपना पूर्व अनुभव ले करके जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी बच्चा अपने परिवेश में देख रहा है, मूर्त अवस्था में कुत्ते बिल्ली, उसी से जोड़ करके बच्चे को बताया जाता है। बच्चे को जब पहली बार कक्षा 1 में जाता है तो उसको ए फॉर एप्पल बताया जाता है। क्यों उसको एप्पल से जोड़ा गया? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी मूर्त अवस्था में देख रहे हैं वो उससे एसोसिएट करके जब बच्चे को भाषा या फिर अल्फ़ाबेट बताया जाएगा तो बच्चा उसको आसानी से समझ पाएगा। इसीलिए एनसीएफ बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ने पर जोड़ देता है। ठीक है, तो ये पैसिव प्रोसेस कहने का मतलब कि बच्चे को पहले ये माना जाता था कि बच्चा एक्टिव नहीं है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी जिसमें शिक्षक एक्टिव था और बच्चा सिर्फ सुनता था। आप लोग पुराने समय में देख लीजिए क्या होता था। पुराने समय में दीक्षा जब दिया जाता था तो वहां पर शिष्य बैठे रहते थे और उनको सुनाया जाता था। इस प्रकार से पौराणिक कथाएं सुनाई जाती थी। लेकिन अब के समय में ये एक एक्टिव प्रोसेस हो चुका है, अधिगम की प्रक्रिया। इसमें बच्चा खुद से सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। ठीक है, और खुद से कैसे करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई कि बच्चा अन्वेषण के माध्यम से या फिर खोज के माध्यम से या फिर खुद करके ही सीखेगा। इसी को बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, यानी बच्चा खुद सक्रिय है। और इसीलिए इसको पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर करने पर जोड़ दिया किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। अब प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, पारिवारिक समाजीकरण। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो परिवार होता है वो समाजीकरण का प्राथमिक कार्य के तौर पर देखा जाता है। तो यानी कि यहीं से बच्चे का समाजीकरण शुरू हो रहा है। और लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था, यानी बच्चे समूहों में रह करके ही सीखते हैं। तो यानी ये बात बिल्कुल सही हो गई। दूसरा देखिए, समकक्षी संबंध, एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर वाला जो टर्म मैंने आपको बताया था वो बच्चे का समकक्षी भी हो सकता है, जो कि बच्चे के साथ पढ़ रहा है। अगर बच्चे से थोड़ा भी ज्यादा जानता है तो वो निश्चित तौर पर उसके संज्ञान में वृद्धि कर सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। सांस्कृतिक मूल्य, उनके सिद्धांत में ही मेंशन किया गया है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो जो भी संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा वो भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा, वो भी हमारा उत्तर होगा, यानी ये भी बिल्कुल सही है। अब चौथा दिया गया बच्चों का आत्मसम्मान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बच्चे को बार बार बोलते रहें कि तुम बिल्कुल गधे हो, तुम बिल्कुल गधे हो, तुम बिल्कुल गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो आत्मसम्मान है वो ठेस पहुंचेगी उसके, और इसकी वजह से बच्चे में जो है वो निगेटिव इमोशंस जनरेट होगा। और बच्चे का जो संज्ञान होता है वो सीधे तौर पर उसके इमोशन यानी कि उसके संवेग से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चे में पॉजिटिव इमोशन जनरेट होगा तो उसका पढ़ने में मन लगेगा, और अगर निगेटिव इमोशन जनरेट होगा तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप खुद से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, आपके घर में कुछ इस समय मान लीजिए कुछ खराब परिस्थिति चल रही है, तो आपका पूरा फोकस उस खराब परिस्थिति पर होगी, जो भी सिचुएशन चल रही है उस पर होगी। और अगर आपके घर में खुशनुमा माहौल है तो निश्चित तौर पर आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर होगा। यानी कि जो हमारे अंदर संवेग जनरेट हो रहे हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस जनरेट होते हैं, वो हमारे संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। अब अगर बच्चे का आत्मसम्मान अगर उसको आप ठेस नहीं पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर वो उसको पॉजिटिव तौर पर इंपैक्ट करेगा उसके संज्ञान को। और अगर आप उसको बार बार गधा उल्लू इस प्रकार से कहेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जो संज्ञान है वो प्रभावित होगा। तो यानी कि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसके अधिगम से। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई, यानी चारों विकल्प इसके सही हैं। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है 1, 2, 3, 4, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी का इस्तेमाल करना चाहिए? जेडपीडी में क्या होता था कि बच्चे को बाहर से हेल्प मिलती थी, और जो वो अपने प्रयास से जहां तक पहुंच पा रहा है और जहां पर हेल्प मिलने की वजह से पहुंच सकता है उसके बीच के क्षेत्र को ही हम लोग जेडपीडी बोलते थे। ठीक है, ये वाला एरिया। हमसे पूछा गया था कि जेडपीडी का इस्तेमाल कहां पर करना चाहिए, तो देखिए ये अध्यापन में भी और मूल्यांकन करने में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अध्यापन में कैसे? जैसे देखिए, बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चे को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप उसको
बाहर से हेल्प दे सकते हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को हेल्प देनी है? जब आप उसका मूल्यांकन करेंगे, जब उसका आकलन करेंगे कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अथवा नहीं। जैसे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चे को उसकी कक्षा के दौरान जो पढ़ाई हो रहा है या फिर जो भी गतिविधि हो रहा है उस दौरान आ रही समस्याओं को पहचान करके उसको दूर करते हुए बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। तो बच्चे को पढ़ाई के दौरान उसको क्या समस्या आ रही है आप लोग कैसे पहचानेंगे? उसका आकलन करके, यानी वहीं यहां पर मूल्यांकन बोला गया है। और अध्यापन यानी जब वो पढ़ाई हो रहा है तभी तो आप उसका मूल्यांकन करके उसकी समस्याओं को दूर करेंगे। और इसी को उन्होंने क्या बोला था, जेडपीडी बोला था, यानी कि जो बच्चा अपने प्रयास से यहां तक पहुंच पाया और बाहर से हेल्प मिलने के बाद से जहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। और ये संभावित जो विकास है यही तो बच्चे को अल्टीमेटली यही तो पहुंचाना है कि जहां तक मैक्सिमम बच्चा पहुंच सकता है। और इसी के लिए तो हमें बच्चे को आ रही समस्याओं की पहचान करके उसको बाहर से हेल्प देने की जरूरत है। इसी को तो जेडपीडी बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक सहभागिता की बात की गई है। पहला दिया गया बच्चों के वार्तालाप द्वारा, यानी आपस में इंटरेक्शन। मैंने आपको क्या बताया, एमक्यू जो होता है वो समकक्षी भी हो सकता है, आपसे कम उम्र का बालक भी हो सकता है, आपसे ज्यादा उम्र का बालक भी हो सकता है। तो बच्चे जब आपस में ग्रुप में वार्तालाप करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे बच्चों के संज्ञान में वृद्धि होगा, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। दूसरा दिया गया है अध्यापक के संवेगों द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जब टीचर गुस्से में होता है तो निश्चित तौर पर बच्चे डरे होते हैं, और जब टीचर प्यार से पढ़ाता है तो निश्चित तौर पर बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं। यानी कि जो टीचर के अंदर संवेग जनरेट हो रहा है, गुस्सा वाला या फिर सबका सहयोग करते हुए सबको अच्छे से पढ़ाने वाला, तो इससे भी बच्चे कहीं ना कहीं या तो डर रहे हैं या तो कंफर्टेबल हो रहे हैं। यानी जो टीचर का संवेग है उसकी वजह से बच्चों में भी उसी प्रकार से संवेग जनरेट होगा। अगर टीचर गुस्से में पढ़ा रहा है तो बच्चे में डर वाला होगा, और अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो बच्चे में कंफर्टेबल वाला फीलिंग होगा। यानी कि जो बच्चे में संवेग जनरेट हो रहा है उसके संज्ञान को डायरेक्टली वो प्रभावित करेगा। इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों को। परस्पर संबंध का मतलब क्या हुआ कि बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या नहीं, इंटरेक्शन कर रहे हैं या नहीं। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा उत्तर होगा। चौथा विकल्प देखिए, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। अधिरोपित का मतलब क्या हुआ, जबरदस्ती थोपा गया अनुशासन। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये मानती है कि बच्चे में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है चीजों को जानने के संदर्भ में, और अगर सही तरीके से उनको पढ़ाया गया तो खुद से वो तत्पर है पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से उसमें रुचि उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड हैं चीज़ों को करने के लिए, और इसलिए उनको बाहर से कोई भी अनुशासन की आवश्यकता है ही नहीं, बल्कि बच्चे खुद से स्व अनुशासित के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बाहर से अनुशासन देने की बात करें वो हमेशा निगेटिव माना जाएगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है 1, 2, 3, इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है? स्कैफोल्डिंग में क्या होता था, बच्चे को अस्थायी मदद दी जाती थी। आप याद करिए, उदाहरण मैंने आपको बताया था, साइकिल चलाने के दौरान, सीखने के दौरान आपको पीछे से कोई पकड़ करके सपोर्ट दिया था, और लेकिन वो सपोर्ट अस्थायी होता था। यानी कि पाड़ में क्या होता है, अस्थायी मदद दिया जाता है। कोई भी ऐसा विकल्प जिसमें मदद की बात होगी वो पाड़ का उदाहरण है, और जिसमें मदद की बात नहीं होगी वो पाड़ का उदाहरण नहीं है, यानी निगेटिव वाला हमारा उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, सहपाठियों संग साझा शिक्षण। यानी कि सहपाठी एक दूसरे से अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, इससे बच्चे को कुछ नया सीखने में मदद मिल रही है। या मैंने क्या बोला, सीखने में मदद मिल रही है, यानी कि ये मदद है, तो जो भी मदद होगा वो पाठ के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में था और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया। इशारे और संकेत, संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से भी बच्चे को मदद की जाएगी, तो ये भी मदद का सीधे तौर पर उपयोग है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन, अब बच्चे किसी को देख करके अनुकरण करके सीख रहे हैं, यानी इसमें भी तो मदद हो रही है ना, किसी को देख के बच्चा सीख तो रहा है, यानी कि जो भी उसको सिखा रहा है वो कुछ ना कुछ दिखा करके उसको सिखा रहा है, यानी कि मदद कर रहा है, तो ये भी डायरेक्टली मदद से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। रटना, अब देखिए रटने में कोई किसी की मदद नहीं करता है, बच्चा खुद से रट रहा है, तो इसमें कोई मदद तो करेगा नहीं, चूंकि मदद नहीं करेगा तो ये पाड़ का उदाहरण नहीं होगा, और चूंकि हमसे यही पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ले वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को
क्या कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो उनके सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट वाइज पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? ध्यान से समझिएगा, विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता की बात की जा रही है। यानी कि विकास का निकटस्थ क्षेत्र क्या होता है? मान लीजिए ये बच्चा अपने प्रयास के माध्यम से यहां तक पहुंच सकता है, तो यहां तक पहुंचने में जो उसको मदद दी जा रही है उसी की बात कर रहा है। देखिए, वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए अब यहां पर जेडपीडी ये नहीं पूछा जा रहा है बल्कि स्कैफोल्डिंग पूछा जा रहा है, क्योंकि जेडपीडी में क्या होता है कि बच्चे को बीच में भी मदद दी जा सकती है, लेकिन स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? बच्चे को शुरुआती मदद दी जाती है। देखिए, ये वर्तमान स्तर कहने का मतलब कि बच्चा अभी जिस लेवल में है उस लेवल तक पहुंचाने के लिए बच्चे को मदद दी जा रही है। यानी कि उस लेवल तक पहुंचाने के लिए बच्चे को शुरुआती मदद दी जाएगी। और शुरुआती मदद किस में होता था? आप साइकिल वाला उदाहरण याद करिए, वो होता था पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। तो देखिए, संस्कृति यहां पर केवल दिख रहा है, ठीक है, केवल यहीं पर संस्कृति दिख रहा है और एक यहां पर दिख रहा है, लेकिन परिपक्वता टर्म जो है ये जीन पियाजे का है, इसलिए ये वाला संस्कृति वाला विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। और भाषा की बात की थी, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताया था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्यों? क्योंकि बच्चे सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अंतःक्रिया करेंगे, और अंतःक्रिया कैसे होगा? भाषा के ही माध्यम से तो होगा। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इंटरेक्शन कर रहा हूं, तो भाषा का ही तो प्रयोग कर रहा हूं, इसीलिए भाषा और संस्कृति पर जोर दिया गया लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी की बात की जा रही है, ये किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था? प्राइवेट स्पीच बताया था, और इसी को निजी भाषा या फिर व्यक्तिगत भाषा के तौर पर कहा जा सकता है। तो देखिए, व्यक्तिगत वाचन ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? सहायक खोज का मतलब कि जिसमें ग्रुप में बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए कुछ अन्वेषण कर रहे हैं, कुछ खोज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेव वाइगोत्स्की ने एक महत्वपूर्ण टर्म दिया था MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जिसमें उसका समकक्षी भी हो सकता है यानी सहपाठी भी हो सकता है। तो बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखते हैं ग्रुप में। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता के साथ साथ उसके वातावरण पर भी निर्भर करता है। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ये जितने भी विकल्प दिख जाए, और अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो ये जो शब्द होते हैं वो पूरे विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। तो सीधे तौर पर यह लेव वाइगोत्स्की का विरोध बताया जा रहा है, जो कि गलत है। दूसरा देखिए, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो यह भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, बच्चे का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। सार्वभौमिकता के बारे में उन्होंने नहीं बोला है, मनोविश्लेषण के बारे में नहीं बोला है, व्यवहारवाद के बारे में नहीं बोला है, सामाजिक संरचना पर आधारित है, क्योंकि समाज के लोगों के द्वारा आपस में इंटरेक्शन करने के माध्यम से, अंतःक्रिया करने के माध्यम से लोग सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया
के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसके लिए उन्होंने प्राइवेट स्पीच यानी निजी संवाद का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ध्यान से समझिएगा, बचना चाहिए यानी कि निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है, तो विकल्प भी हमारा निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की विकल्पना पर। सामाजिक और सांस्कृतिक दो शब्द जहां पर भी दिख जाए वो सीधे तौर पर लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम के प्रयासों का गहन अवलोकन करके। अवलोकन कैसे किया जाएगा? टीचर के द्वारा सक्रिय रूप से टीचर अवलोकन करेगा बच्चों के अधिगम के प्रयास के बारे में। तो यहां पर कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होगा टीचर और बच्चों के बीच में, और जहां पर भी अंतःक्रिया शब्द आ जाए वो भी डायरेक्टली आपका लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। तो यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये भी बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था तो उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, आवश्यकता के अनुसार पाड़ का प्रयोग करके। पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग, सीधे तौर पर ये लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। ये निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव है इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे निगेटिव है? मैं आपको बता चुका हूं कि आज समावेशी कक्षा की बात की जाती है, जिसमें एक ही कक्षा में दृष्टिबाधित बालक भी है, श्रवणबाधित बालक भी है। तो एक स्टैंडर्ड परीक्षा के माध्यम से सबका आकलन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मैं पेपर पेंसिल पर परीक्षा करा रहा हूं, तो जो दृष्टिबाधित बालक है वो कैसे पेपर पेंसिल पर परीक्षा दे पाएगा? मान लीजिए मैं मौखिक तरीके से परीक्षा करा रहा हूं, तो जो श्रवणबाधित है वो मेरी प्रश्नों को सुन करके कैसे जवाब दे पाएगा? यानी कि एक मानकीकृत, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट संभव ही नहीं है समावेशी कक्षा में, इसलिए यह विकल्प निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो भी प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर और इस वीडियो में देख रहे हैं वो सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो इसी आधारित इसी प्रकार के प्रश्न आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो मैंने आपको क्या बताया, भाषा पर ज्यादा जोर दिया किसने? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि लोग जब आपस में अंतःक्रिया करेंगे सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, तो अंतःक्रिया कैसे होगा? एक दूसरे में बातचीत कैसे होगा? संवाद कैसे होगा? कम्युनिकेशन कैसे होगा? इंटरेक्शन कैसे होगा? जाहिर सी बात है भाषा का प्रयोग करना ही होगा। इसीलिए लेव वाइगोत्स्की ने भाषा पर ज्यादा जोर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। एक दूसरे से अंतःक्रिया करने वाला विकल्प जहां पर भी दिख जाए आंख बंद करके आप उसे टिक कर दीजिएगा, वहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे विकल्प की बात करें, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। पुरस्कार के लिए प्रयास करके दंड से बचकर, ऐसा भी नहीं कहा है। प्रतियोगिताओं के द्वारा, यह भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, साथियों के साथ बातचीत करके। देखिए यहां पर इंटरेक्शन की बात की गई है, कम्युनिकेशन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में, देखिए पहला विकल्प दिया गया, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो भाषा और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है? जाहिर सी बात है एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, और इंटरेक्शन आप कैसे करेंगे? भाषा के ही माध्यम से तो करेंगे। तो ये स्वतंत्र कहां हुआ? एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुआ ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। होना ये चाहिए कि भाषा जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है, क्योंकि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है वो एक दूसरे से बातचीत करके हो रहा है। और बातचीत किसके माध्यम से होगा? भाषा के माध्यम से होगा। यानी भाषा के माध्यम से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी भाषा निर्देशित करती है संज्ञानात्मक विकास को। यहां पर उल्टा लिखा गया, इसलिए यह गलत हो गया। चौथा देखिए, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक ही विकल्प बचा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। मैंने हूबहू लाइन आपको जब मैं लेक्चर ले रहा था उसमें आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कैसे होता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक दूसरे से बातचीत करके होता है, अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। और बातचीत आप कैसे करेंगे? भाषा का ही प्रयोग करके तो करेंगे। यानी भाषा के माध्यम से बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो आसान होता है। यही बात तो कही थी उन्होंने। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है। पहले विकल्प में देखिए सांस्कृतिक टर्म यूज किया गया, दूसरे में सामाजिक टर्म यूज किया गया। मैंने आपको क्या बताया कि जिस भी विकल्प में सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द दिख जाए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वो बिल्कुल सही होगा। आप तुरंत आंख बंद करके टिक मार दीजिए। अगला दिया गया संतुलन। संतुलन शब्द का प्रयोग जीन पियाजे ने किया था। प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पुरस्कार के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि पहला दूसरा सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, 1 और 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? बच्चों के विचार को सही से कौन सा दर्शाता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमें बताना है। चौथा विकल्प दिया गया है वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, तो ये गलत है। उन्होंने सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं ऐसा कहा था, कम नहीं आंका है, बल्कि वो ज़्यादा बताते हैं कि बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं और उनमें बहुत उत्सुकता होती है, वो खुद से करके सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। अगर समाज में उनको इंटरेक्शन का मौका मिले सामाजिक तौर पर सांस्कृतिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर वो चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, उनमें क्षमता होती है, और ये उसका उल्टा बोला जा रहा है, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, तो ये गलत है। दूसरा देखिए वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं, ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। देखिए सहायता टर्म जो है, हेल्प जो टर्म है वो डायरेक्टली लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी उनका 2 टर्म है, पहला तो जेडपीडी, उसमें भी उसको बच्चे को किसी कार्य के बीच में बाहर से मदद दी जाती थी, हेल्प की जाती थी। और इसके फोल्डिंग पाड़, उसमें क्या होता है, बच्चे को शुरुआती मदद दी जाती थी। तो मदद या फिर सहायता शब्द दिख जाए तो वो भी आपका लेव वाइगोत्स्की से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक शिक्षिका किसी संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से, तो ये क्या बोला जाएगा? तो इसे हम लोग पाड़ बोलते हैं। बच्चे को शुरुआती मदद दी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 पाड़ इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या कहलाएगा? तो प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, और ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कहीं ना कहीं मदद करता है। पहला विकल्प देखिए उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है। आत्म केंद्रीयता जो शब्द है वो जीन पियाजे का है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, तो ये बाधा बोला जा रहा है, तो ये गलत हो गया। तीसरा विकल्प दिया गया है उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा उनकी अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। कैसे? उन्होंने ये कहा था कि बच्चे जब अपने से व्यक्तिगत वाक कर रहे होते हैं, वाचन कर रहे होते हैं, तो वो अपने कामों को निर्देशित कर रहे होते हैं। वहीं तो यहाँ पर बोला गया नियमित करने में मदद करता है अपनी सोच को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? देखिए बच्चा खुद से संघर्ष कर रहा है, यानी कि वो अभी वर्तमान में यहाँ पर है, और शिक्षिका ने उसकी मदद की, यानी बाहरी हेल्प मिला, और उसके बाद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, जोड़ करने में सक्षम हो गया। यानी कि ये क्या दिखा रहा है? अपने प्रयास के माध्यम से जहां तक बच्चा पहुंच पा रहा था उसको बाहर से मदद मिली और वो उस प्रश्न को सॉल्व कर पाया। ये जेडपीडी को दिखाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं उद्दीपन प्रक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया, तो ये गलत है। अभ्यास व दोहराव, देखिए अभ्यास और दोहराव एक ही चीज को बार बार रिपीट करने की जहां पर भी बात आ जाएगी वो हमेशा निगेटिव होगा। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए एक निष्क्रिय प्रक्रिया, तो उन्होंने सक्रियता पर जोर दिया था, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ज्ञान के निर्माण की सक्रियता। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में सक्रिय शब्द यूज किया गया। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते थे? तो देखिए पहला टर्म संस्कृति दिया गया, दूसरा भाषा दिया गया, यही दोनों बिल्कुल सही है। स्कीमा जो टर्म है वो जीन पियाजे का, गलत हो गया। उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया संबंधों का निर्माण, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत
शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पहला पुरस्कार और सजा, तो ये गलत है। वेधन और प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल करने की और एक ही काम को बार बार रिपीट करने की बात की जा रही है, तो ये हमेशा ही निगेटिव होगा। समरूपकों और कलन विधि का प्रयोग, तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। सहकर्मी, बातचीत, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, पाड़, ये सभी शब्द जो है वो लेव वाइगोत्स्की के हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक यानी जो प्राइवेट स्पीच होता है वो क्या दर्शाता है? चौथा विकल्प दिया गया, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बच्चे को कोई भी कार्य देंगे तो वो अपने काम के जो वो बोल रहा है यानी जो वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है उससे अपने कार्यों को निर्देशित कर रहा होता है, अपने आप को कहीं ना कहीं वो प्लानिंग कर रहा होता है, अपने कामों की प्लानिंग कर रहा होता है, तो इससे उसका एक तरीके से प्राइवेट स्पीच कभी घटेगा नहीं, घटता नहीं है, तो ये विकल्प उल्टा दिया गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चे की आत्मकेंद्रियता, ये टर्म जीन पियाजे का है। आत्मकेंद्रीय शब्द जहां पर भी दिख जाए वो जीन पियाजे के अनुसार सही होगा, लेकिन प्रश्न चूंकि हमसे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया तो ये उत्तर नहीं होगा। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, ये भी गलत है। एक ही विकल्प बच्चा बच्चे की अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? पहला विकल्प दिया गया, उपयुक्त इनाम देकर के, इनाम की बात नहीं की गई है उनके द्वारा। सख्त सजा देकर के, ये तो हमेशा ही निगेटिव होता है। चौथा विकल्प देखिए, उन्हें ब्लैक बोर्ड के सारे उत्तर नकल करवा करके, तो लेव वाइगोत्स्की ने सक्रिय रूप से बच्चे की भागीदारी की बात की थी। यहां पर नकल करना, बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय हैं, एक्टिव नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर मदद की बात की गई है। मदद लेव वाइगोत्स्की के अनुसार 2 प्रकार से देने की बात उन्होंने कही थी। पहला जेडपीडी, जो कि काम के बीच में मदद दिया जा रहा था, क्योंकि बच्चा अपने प्रयास के माध्यम से इतना पहुंचा, यानी कुछ ना कुछ तो उसने काम किया होगा और यहां तक बच्चे को पहुंचाना है, तो काम के बीच में उसको मदद दिया गया। और दूसरा उन्होंने इसका फोल्डिंग बताया था, जो कि काम शुरुआत करने से पहले उसको मदद दी जा रही थी, जैसे कि साइकिल चलाना सीखना, अभी काम हुआ नहीं है लेकिन उसको शुरुआती मदद दी गई, तो इसे इसके फोल्डिंग बोलेंगे। यानी मदद टर्म जहां पर भी आ जाएगा वो डायरेक्टली लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? पहला दिया गया, आनुवांशिकता के विकास के प्रभाव को, तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। दूसरा देखिए, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, देखिए उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक टर्म यूज किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जहां पर भी सामाजिक शब्द दिख जाए, सांस्कृतिक शब्द दिख जाए, मदद दिख जाए, जेडपीडी दिख जाए, स्कैफोल्डिंग दिख जाए, पाड़ दिख जाए, ढांचा दिख जाए, ये सभी शब्द जो है वो डायरेक्टली लेव वाइगोत्स्की से जुड़े हुए हैं। जहां पर भी विकल्प में आपको दिख जाए, आंख बंद करके आप टिक कर दीजिएगा, आपका 100% उत्तर सही होगा। तीसरे विकल्प को देखिए, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकी मॉडल को, तो उन्होंने ऐसा मॉडल नहीं दिया है। अभिप्रेरणा, इस पर उन्होंने बात नहीं की, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है? पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही, जो कि बच्चे को मदद दी जा रही थी शुरुआत में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को केवल इशारों के माध्यम से या फिर थोड़ा सा एक तरीके से टेम्पररी मदद दी जाती है। तो यहां पर देखिए, पहला दिया गया सवालों के जवाब बताना, तो जवाब बता करके तो आप उसका स्थायी मदद कर दे रहे हैं ना, कि आप उसको पूरा आंसर ही बता दे रहे हैं, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। तीसरा देखिए, भौतिक पुरस्कार देना, ये भी उत्तर नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया के तो उन्होंने बात ही नहीं की, अनुकूलन पर बात ही नहीं की, तो ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, संकेत और इशारे देना, यानी कि यहां पर उसको टोटल मदद नहीं दी जा रही है, बस उसकी थोड़ा सा सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि बच्चा वो काम करना सीखे, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, पहला विकल्प देखिए, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड्स हैं किसी भी विकल्प में दिख जाए, अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया, ये भी गलत है, इनाम की उन्होंने बात नहीं की है। तीसरा देखिए, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है, निष्क्रिय शब्द निगेटिव माना जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी लेव वाइगोत्स्की ने सक्रिय भागीदारी की बात की थी बच्चों के, तो यहां पर निष्क्रिय शब्द की वजह से यह उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। देखिए, मदद शब्द मैंने आपको क्या बोला था, जहां पर भी दिख जाए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा देखिए, ज्ञान का सह निर्माण, सह निर्माण कहने का मतलब कि साथ मिल करके ज्ञान का निर्माण। अब साथ मिल करके उसके पीयर जो यानी उसके सह पाठी होंगे और जो टीचर होंगे वो साथ मिल करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि यहां पर बच्चे की सक्रिय भागीदारी है, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है?
मैंने आपको क्या बोला, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जैसे कि सांस्कृतिक हो गया, सामाजिक हो गया, इसके अलावा आपका हेल्प हो गया, मदद हो गया, पाड़ हो गया, शुरुआती मदद हो गया, ढांचा हो गया, इसके अलावा आपका जेडपीडी हो गया। ये सब टर्म कहीं पर भी आपको दिख जाए वहीं हमारा उत्तर होता है। चारों विकल्पों में देखिए आपको यहां पर चीख चीख करके ये बता रहा है कि यही मैं उत्तर हूं, सही उत्तर हूं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी देखिए संज्ञानात्मक द्वंद्व की उन्होंने बात नहीं की है। स्कीमा जो टर्म है वो जीन पियाजे का, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। इनाम पर उन्होंने बात ही नहीं की है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए परिपक्वता जो टर्म है ये जीन पियाजे का उत्तर नहीं होगा। संगठन भी उनका है, संतुलन भी उनका है। एक ही विकल्प बचा भाषा। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि अंतःक्रिया भाषा के ही माध्यम से होगी, और अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया था। तो भाषा पर जोर देने की बात किसने की है, वाइगोत्स्की ने की है। तो ऑप्शन नंबर 1 भाषा इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है, और इस पर आधारित प्रीवियस ईयर पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए उसको भी आपने डिटेल में देख लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।